रौनक के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। रौनक का परिवार शहर में किराए के मकान में रहता था। रोज रोज मकान मालिक के नखरे से परेशान हो चुके थे। मकान मालिक कभी कहता बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है, कभी कहता घर को साफ नहीं करते। एक दिन रौनक के मम्मी और पापा ने निर्णय किया कि हम अपना घर खरीदेंगे और उन्होंने पैसे का हिसाब लगाना शुरू किया। अगले दिन रौनक के पिता शहर में मकान की खोज में निकल पड़े और उन्होंने अनेक घरों को देखा। उन्हें शहर से थोड़ी दूर पर एक हवेली पसंद आ गई जो उनके बजट में नहीं थी, क्योंकि उसका मकान मालिक बहुत ही कम दाम पर बेच रहा था। रौनक के पापा ने सोचा कि चलो यह हवेली बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हवेली में एक दो किराएदार भी रख लेंगे, खुद भी रह लेंगे। किराएदारों से किराया भी आता रहेगा, हवेली की साफ सफाई भी होती रहेगी। हवेली का देखभाल करके जब घर आए तो उन्होंने घर पर चर्चा की। फिर निर्णय किया कि कल ही हवेली खरीदेंगे, 2 दिन बाद शिफ्ट हो जाएंगे। रोज़ रोज़ मकान मालिक की खटपट से मुक्ति मिलेगी। हवेली को खरीदकर किराए के घर से जब रौनक का परिवार अपनी गाड़ी से सामान लेकर हवेली में रखते हैं तो उन्हें अजीब सा अनुभव होता है। कभी दरवाजे खुलते अजीब सी आवाज़ आती, खिड़की से हवा साए साए करती हुई मानो उन्हें खाने ही वाली हो। अभी यह देखकर संभले ही न थे कि अचानक एक झूमर रौनक के बगल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। वह चौंक गया और फिर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। रौनक बहुत घबरा गया, वह मम्मी से लिपट गया। फिर सब कुछ बंद हो गया। रौनक की मम्मी पापा ने सामान को एक कमरे में हवेली की सफाई करने लग गए, क्योंकि बहुत दिन से हवेली बंद थी, इसलिए जाले लगे थे, उनमें मकड़ियाँ दौड़ रही थी। साफ सफाई करते करते रात हो गई थी। फिर तीनों लोग सो गए थे। रात को रौनक की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि टेबल में रखा लैंप हिल रहा है, घड़ी चलने की बजाय और कभी चलती, पर्दे भी हिल रहे थे। तभी उसने नीली आंखें किए हुए अपनी ओर एक बिल्ली आती देखी। वह डर गया, डर कर अपनी मम्मी के पास आकर लिपट कर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र दीवार पर गई तो देखा कि उसके पापा के कपड़े जो खूंटी पर टंगे थे वह हटकर दूसरी खूंटी पर टंग गए। ऐसा देखकर वह बहुत डर गया। उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर उसके मम्मी पापा जाग गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो रौनक ने सारी बात बताई। उसके पापा ने कहा, रहने दो, यह तुम्हारा भ्रम है, कोई बुरा सपना देख लिया होगा। रौनक कहता है, नहीं पापा, ऐसा ही हुआ था। फिर उसके पापा इधर उधर गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर लौटकर आ गए और रौनक को अपने साथ पकड़कर लेट गए। पापा तो उसके लेटते ही सो गए, लेकिन रौनक को नींद नहीं आई। उसने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया टिक टिक करती हुई उसकी ओर आ रही है और वह कभी आंखें लाल, कभी पीली, कभी नीली करती। तो अब रौनक बहुत डर गया था। उसे लगा कि मानो गुड़िया अब उसे खाने ही वाली है। बिल्कुल भी बोलने में असमर्थ हो गया। गुड़िया के कान से खून बह रहा था और नाक से अजीब तरह के बाल निकल रहे थे, जो कि बहुत ही डरावनी थी। उसे देखकर रौनक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत पापा को फिर जगाया। पापा जब जागे उन्होंने भी गुड़िया को देखा। उन्होंने कहा कि रौनक, तुम सही कह रहे थे। रौनक के पापा भी थोड़ी सी असहम गए। फिर गुड़िया ने उनसे कहा कि रौनक को मेरे पास भेजो, रौनक बहुत डरा हुआ था। रौनक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर गुड़िया ने उससे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रौनक के पापा ने गुड़िया से पूछा कि तुम रौनक को क्यों बुला रही हो, तो गुड़िया ने कहा, यह लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। गुड़िया कहती है, मैं पहले एक लड़की थी, मुझे भी गुड़ियों से बहुत प्यार था। जब भी मेरे पापा बाजार जाते तो मैं उनसे गुड़िया लाने के लिए कहती और पापा मुझे गुड़िया ला कर दे देते। मैं खेलकर गुड़िया कहीं फेंक देती थी। फिर गुड़िया के लिए पापा से कहती तो पापा कहते, कल ही तो गुड़िया लाया था। मैं जब रोने लगती तो फिर नई गुड़िया ले आते। एक दिन जब पापा कहीं गए थे तो मैं घर के बाहर दरवाजे पर गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी मेरा मन गुड़िया से भर गया। मैं उसे नोच नोच कर तोड़ने लगी और उसे फेंकने लगी। तभी कोई तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी पास आया और बोला
कि जैसे तूने इस गुड़िया को नोच कर फेंका है, वैसे ही मैं तुझे अब गुड़िया बना दूंगा और तुझे बुरा चेहरा दूंगा। तेरे चेहरे से हमेशा खून बहता रहेगा और तू बिल्कुल ही बुरी लगेगी। तांत्रिक से कहा कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब किसी गुड़िया को नहीं नोचूंगी। तो उस तांत्रिक ने कहा, यदि तुझे मेरे श्राप से मुक्त होना है तो तुझे भी गुड़िया के वश में रहकर छोटे बच्चों को डराकर अपना गुड़िया का रूप नोचवाना होगा, और जब वह बच्चा तुझे नोच कर फेंक देता है तब तू छोटे छोटे टुकड़े से जुड़कर अपनी असली रूप में आ जाएगी। तब से मैं श्रापित गुड़िया के नाम से हर बालक को डराकर उसके पास जाती हूँ, लेकिन मुझे देखकर सब भाग जाते हैं और मैं लड़की नहीं बन पा रही हूँ। इसलिए आप रौनक को मेरे पास भेजकर मुझे नोच कर फेंकने को कहें, जिससे मुझे अपना असली रूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रौनक जाने को राजी नहीं हो रहा था। फिर उसके पापा ने कहा कि मैं हूँ ना बेटा, कुछ नहीं होगा। फिर रौनक धीरे धीरे उस गुड़िया के पास गया और उस गुड़िया को नोच कर फेंक दिया। उन टुकड़ों से एक सुंदर लड़की बन जाती है और वह फिर उड़कर उनके सामने से चली जाती है और आकाश मार्ग से जाते हुए कहती है कि तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक दूसरी कहानी और सुनते हैं। नदियापुर गांव में एक बहुत ही नई अजीब सी घटना हुई। अचानक से कई लोग खो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। उनके बारे में अखबार में इश्तिहार भी दिया गया, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। खबर टीवी में चल रही थी कि कल रात पति और पत्नी शमशान के पीछे वाली गली से फिर लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं। बात सच है या गलत इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे। शमशान के पीछे वाली गली में जाना छोड़ दिया था। जो भी जाता बहुत ही डर डर कर जाता, क्योंकि वही एक शहर जाने तक का मुख्य मार्ग भी था। जो भी शहर को जाना चाहता उसे शमशान वाले रास्ते से जाना ही पड़ता था। मैंने भी जब यह खबर सुनी तो बहुत डर गया। मैं घर में बैठा टीवी देख ही रहा था। फिर एक खबर आई कि शमशान के पीछे वाली गली से जा रहे 2 लोग अचानक लापता हो गए। सारे गांव के निवासी बहुत डर गए, उनमें से मैं भी एक था। इस घटना को सुनकर मेरा दिल दहल गया। एक दिन की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त राहुल और कार्तिक उनके साथ घर से निकल पड़े। लोगों के अचानक खो जाने की खबर से गांव के निवासी परेशान थे। कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हम बहुत ही बोर हो गए थे। इसी बोरियत को दूर करने के लिए हम तीनों दोस्त घूमने के लिए निकल पड़े। घूमने में मज़ा आ रहा था। फिर पता नहीं मुझे अचानक क्या सूझा कि मैंने कार्तिक और राहुल से कहा, चलो हम भी देखें कि शमशान वाले रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ से अचानक गुम हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं लगता, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते। जैसे ही मैंने इतना कहा तो राहुल और कार्तिक ने कहा, हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने उन पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम लोग कितने डरपोक हो, जो दिन में भी किसी सुनसान गली से जाने में डरते हो। उन्होंने कहा कि वहाँ भूत है, पकड़ लेगा। मैंने उनसे कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता, यह मन का वहम है। फिर मैंने उनसे कहा कि यदि तुम नहीं चल रहे हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने इतना कहा तो कार्तिक ने कहा, नहीं यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। उधर राहुल नहीं जा रहा था। फिर हम दोनों ने उसे डराया कि कहीं तुम यहाँ से घर गए और फिर बीच में तुम्हें किसी भूत ने पकड़ लिया तो। इतना सुनते ही वह भी हमारे साथ चल दिया। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन शमशान वाली रोड देखने के चक्कर में सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे घूमते हुए हम गली नंबर 2 को छोड़कर तीसरी गली में से होकर शमशान वाली सड़क में निकल पड़े। उस सड़क में जैसे घुसे तो राहुल फिर बोला कि हमें नहीं चलना चाहिए, वहाँ बहुत से लोग गए हैं, कोई लौटकर वापस नहीं आया। उनके बारे में ना कुछ पता चला है और ना ही फिर किसी ने देखा है। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं सकी। चलते चलते हम सड़क के बीच में पहुंचे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जहां पर हम तीनों के पैर थे वहां की सड़क में कुछ ढक्कन सा खुल गया। हम तीनों उसके अंदर। अंधेरा बहुत था। हम नीचे गिर पड़े।
सड़क में लगा ढक्कन बंद हो गया। राहुल तो रोने लगा। कार्तिक भी बहुत डर गया। राहुल ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम ही बहुत जिद कर रहे थे। अब फंसवा दिया ना मुसीबत में। मैंने कहा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर निकलने का कोई उपाय सोचो। फिर इधर उधर देखा, लेकिन आंखों से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से सक 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 कर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। एक विचित्र वेशभूषा वाला शैतान आ रहा था। उसके हाथ में खून लगा था। पेट में एक बल्ब की तरह रोशनी देने वाला कुछ लगा था। पता नहीं क्या था। हम तीनों बहुत डर गए। उसने दोनों हाथों से हमें झपटा। उसके नाखून बहुत बड़े थे, दांत लंबे और नुकीले थे। हम तीनों को दोनों हाथों से जकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगा। हम तीनों का पसीना छूट रहा था। मैं तो इतना डर गया कि सोचने लगा, अब क्या होगा। अब यह हमारे जीवन को ख़त्म कर देगा और हम तीनों को मारकर खा जाएगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। आगे सब कुछ उजाला था। मैंने देखा तो आदमियों के शरीर इधर उधर पड़े हुए थे। हर जगह खून ही खून बह रहा था। राहुल का अब और बुरा हाल हो गया। वह बेहोश हो गया। उस शैतान ने हम तीनों को पटक दिया, गुफा के कमरे में घुसा और एक चाबी निकाल कर लाया और हमें उठाकर चल दिया। वह चलकर सुरंग में सबसे लास्ट में पहुंचा। वहाँ एक दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा था। उसने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और फिर हमने देखा तो एक बंगला दिख रहा था। बंगले के गेट के ऊपर एक आदमी का सिर लटक रहा था। गुंबद के ऊपर पैर में रस्सी बंधा धड़ लटक रहा था, जो जगह जगह से खाया हुआ था। शैतान हमें उस बंगले के अंदर ले गया। बंगले में एक जगह फिर छोड़ दिया। फिर एक मूर्ति के सामने पूजा करने लगा। वहीं तेज तेज से कुछ बोल रहा था, भट भट भट। हम तीनों बहुत डर गए। फिर मूर्ति के सामने बैठकर बोला, आज भी माँ मैं तेरा चढ़ावा लाया हूँ। मैं आज एक नहीं 3-3 चढ़ावा लाया हूँ। आज तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम्हें इनकी बलि दूंगा। फिर वह शैतान हमारी ओर मुड़ा, जोर जोर से हंसकर बोला, आज मैं तुम्हारी बलि देकर इस बंगले में 3 और भूत बना दूंगा। तुम देख रहे हो ना, इन आदमियों को मैंने भूत बना दिया, उनको समाप्त करके भूतों का जीवन दिया है। तुम्हें भी मैं इस भूतिया बंगले का एक भूत बना दूंगा। इतना कहकर वह अपनी तलवार उठाने लगा। बड़े जोर से हंसकर हमारे पास में आने लगा। हम तीनों बहुत डर गए, पसीने से तत्तर बत्तर हो रहे थे। हमारी सांसें तेज तेज से चल रही थी। हम जोर जोर से रोने लगे। वह शैतान हमारे पास आया और बोला कि पहले किसे मारूं, इसे मारूं या इसे मारूं। हम तीनों डर कर एक दूसरे से लिपट गए। फिर उसने मेरी ओर इशारा किया, पहले इसे मारूंगा। वह मेरी ओर तलवार लेकर बढ़ा और मेरे गले पर प्रहार करने वाला ही था कि अचानक मैं नींद से उठा और खड़ा हो गया। मैं तो पूरा पसीने में तत्तर बत्तर हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा था। मैं डर कर बेड पर बैठ गया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने सोचा कि यदि यह सपना सच होता तो मेरा तो आज इंतकाल ही हो गया होता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलो एक और कहानी सुनते हैं जो बहुत ही रियल है। यह एक जंगल की भूतिया कहानी है, इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। लॉकडाउन में कई दिन से काम बंद होने के कारण परेशान राकेश बहुत कुछ सोच रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे वह अब अपना गुजारा करे। उसके पास जो भी पैसे थे वह भी अब खत्म होने के कगार पर थे। इधर मोदी जी ने भी 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 14 मई को दोबारा से 19 दिन का लॉकडाउन कर दिया। राकेश के पास सब कुछ समाप्त हो गया था। राकेश मुंबई शहर में एक फैक्ट्री में काम करता। वह यूपी के इलाहाबाद का निवासी था, जिसे अब प्रयागराज भी कहते हैं। राकेश बहुत परेशान हो चुका था। अपने पास कुछ ना देखकर उसने घर जाने का निर्णय लिया। घर जाने में उसे बहुत परेशानी थी। वह मुंबई शहर में अकेले ही था। उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर मुंबई तक पहुंचा था। अब वही रोजी रोटी का काम इस कोरोना वायरस से बंद हो जाने से उसने गांव जाने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी।
चलते चलते थक गया। कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पापी पेट की आस में उसे चलाए जा रहे थे। वह पैदल ही चल रहा था, उसके पास खाने का कुछ नहीं था। चलते चलते शाम हो गई। उसे एक जंगल दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज रात इस जंगल में आराम कर लिया जाए। वह सोचने लगा, पेड़ में चढ़कर पेड़ की डालियों का मचान बनाकर सारी रात उसमें गुजार लूँगा, फिर सवेरे घर की ओर चलूँगा। जैसे ही वह सड़क को छोड़कर जंगल की ओर बढ़ा तो भूख बहुत लग रही थी। उसने जंगल में देखा तो आम के पेड़ लगे हुए थे, जिस पर छोटी छोटी अमियाँ लगी थी। वह जंगल में घुस गया, एक आम के पेड़ में चढ़ गया, आम तोड़कर खाने लगा। थोड़ी रात होने पर जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़, तो कभी भेड़ियों के जोर जोर से ऊँ करते हुए आवाज़ आती। राकेश बहुत डर गया। इस जंगल में वह अकेला ही था। कोई भी अकेला आदमी जो जंगल में हो, उसे बहुत ही डर लगता है। राकेश भी डर कर पेड़ पर चढ़ गया, इधर उधर देखता रहा। जंगल से लगातार आवाज़ आ रही थी। अब तो राकेश बहुत ही डर गया, कहीं शेर खा गया तो, या कोई जंगली बिलाव ने झपटा मार दिया तो। वह ऐसे ही सोच रहा था कि उसके पीछे कुछ आहट सी हुई। वह चौंक उठा। उसने पीछे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वह दोबारा से बैठ गया। राकेश की रूह कांप रही थी, उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। वह डरता हुआ सोचने लगा कि मैं क्यों मुंबई से चला, कम से कम वहाँ सुरक्षित तो रहता था। जान है तो जहान है, कम से कम इस मुसीबत में तो ना पड़ता। जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो जंगल में खड़ी घास को भी भूत समझकर बैठ जाता है। जरा सी हवा से जब घास हिलने लगती है तो डरे हुए व्यक्ति की रूह कांप उठती है। ठीक इसी तरह का हाल राकेश का भी था, जो पेड़ में एक डाल पर बैठा था। जरा सी हलचल होते ही उसकी रूह कांप उठती। उसे लगता कि अब तो इसका इंतकाल होने ही वाला है। रात को उसे प्यास लगी। उसके पास पीने का पानी भी नहीं था। अब वह सोच रहा था कि यदि जंगल में पानी ढूंढूं तो मिलेगा कि नहीं। पानी कहीं ढूंढूं और पानी ना मिला तो बचूंगा या नहीं। थोड़ी देर तक वह यूं ही बैठा रहा। जब उसे प्यास अधिक लगने लगी तो उससे रहा ना गया। वह पानी की तलाश के लिए पेड़ से उतरने लगा, लेकिन जैसे ही पेड़ के तने के पास आया तो उसने अपनी ओर एक शेर को आते हुए देखा। उसे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। रात्रि में शेर की आंखें नीली नीली चमक रही थी। राकेश बहुत डर गया। हृदय की धड़कन तेज तेज चल रही थी, शरीर से पसीना छूट रहा था। वह डरकर तने के ऊपर जा बैठा। शेर इधर उधर देखकर चला गया। फिर राकेश पानी की तलाश के लिए पेड़ के नीचे उतरा, पानी ढूंढने लगा। इधर उधर देखने के बाद वह जंगल में चल दिया। जंगल में घास बहुत बड़ी थी, जगह जगह सांप के बिल थे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर उसे एक तालाब मिल ही गया, जिसमें पानी भरा था। वह तालाब की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गीदड़ का झुंड पानी पी रहा है। उन्हें देखकर वह डर गया। फिर वह उनके जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गीदड़ों का झुंड पानी पीकर जाने लगा तो राकेश बिना आहट किए हुए तालाब की ओर बढ़ा, पानी पीने लगा। पानी पीकर वह फिर लौटने लगा, लेकिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ते की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। वह रात्रि में उस खौफनाक जंगल में रास्ता नहीं ढूंढ सका। फिर वह तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ के तने में बैठ गया। रात भर उसे नींद ना आई। रात भर उस तालाब में जंगली जानवरों की पानी पीने की आवाज़ आती रही, जिन्हें सुनकर वह घबरा जाता, रोने लगता। रात मुश्किल से बीती। फिर उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरा होने पर जब सूरज की किरणें उसकी आंख में पड़ी तो उसकी आंख खुली। जिस पेड़ में वह बैठा था उस पेड़ के नीचे कई वन बिलाव घूम रहे थे। वह ऊपर से ही उन्हें देख रहा था। वन बिलाव तालाब में घुसने लगे, तालाब में पानी पीकर बाहर निकले, जंगल में दूसरी ओर चले गए। राकेश अब पेड़ से नीचे उतरने का सोच रहा था।
पेड़ से उतरने लगा। वह पेड़ से उतरकर तालाब के पास गया, हाथ मुंह धोकर पानी पीने लगा। पानी पीकर जंगल से बाहर निकलने की युक्ति सोचने लगा। उसने सोचा, कल रात जब मैं इधर आया था मेरे पैर के निशान जरूर बने होंगे। उन्हें देखते देखते मैं इस खौफनाक जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। राकेश ने ऐसा ही किया। पैरों के निशान को देखते देखते उनकी तरफ चलने लगा। जंगल से बाहर निकल गया। जंगल के बाहर आकर उसने भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया किया। कहा कि भगवान आज तूने बचा लिया, नहीं तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता और यही प्राण लीला समाप्त हो जाती है। राकेश सड़क पर फिर चलने लगा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा, जहां उसने कई लोगों से विनती की कि मुझे कुछ खाने को दे दो। कल रात से कुछ नहीं खाया हूँ। मैं अकेले ही मुंबई से निकल पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। राकेश ने गांव वालों को बताया कि मैं मुंबई की फैक्ट्री में काम कमाने के लिए मुंबई गया था, लेकिन इस कोरोना बीमारी के कारण से फैक्ट्री बंद हो गई और मेरी रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई। राकेश गांव में जगह जगह खाना मांग रहा था कि तभी एक समाज सेवियों का समूह उसके पास आया और उन्होंने उससे उसकी समस्या पूछी तो उसने अपनी सारी समस्या बताई। समाज सेवियों के लीडर ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक यह समस्या खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं हमारे गांव के पंचायत घर में रहो। यहीं पर तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था हमारी संस्था करती रहेगी। लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी। आपको यह तीनों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आप इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और साथ ही अगर आपके पास कोई अपनी भूत की कहानी है या हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हो।